एक हफ्ता बीत गया और साथ में बदल गई कई सुर्खियां, कई तस्वीरें, कई फैसले। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ उड़ीसा की मिट्टी और इसके साथ ही खेल के मैदान की खबरों को लेकर हाजिर है हम हफ्ते भर की खबरों को लेकर और गत साप्ताहिक समाचार वीकली राउंड अप में। देखते हैं सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। उड़ीसा सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। भुवनेश्वर और पुरी स्थित राजभवन का नाम अब बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद यह आदेश सोमवार से आधिकारिक रूप से लागू हो गया। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये बदलाव जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में लिया गया ये निर्णय शासन में पारदर्शिता, सुगमता और आम जनता के साथ मजबूत संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि लोक भवन अब सार्वजनिक सहभागिता और सर्वांगीण विकास का केंद्र बनेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहे महानदी जल विवाद पर इस हफ्ते तेजी दिखी। शुक्रवार को संयुक्त तकनीकी समिति और कार्यकारी समिति की बैठक के साथ ही 20 तारीख को ट्रिब्यूनल सुनवाई निर्धारित है। पिछले कुछ महीनों में मुख्य सचिव स्तर पर 2 बैठकें और तकनीकी समिति की 6 बैठकें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्री से मिलकर आपसी समझौते के माध्यम से समाधान का अनुरोध किया था। सरकार ने बताया कि महानदी विवाद के निपटारे के लिए न्यायिक और संवाद दोनों मार्गों पर काम जारी है। उड़ीसा सरकार ने पुराने अपार्टमेंट की रीसेल प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है। राज्य सरकार ने रेरा अधिनियम 2016 और ओडिशा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2023 में संशोधन करते हुए नियमों को सरल बनाया है। अब 5 अक्टूबर 2016 से पहले बेचे गए अपार्टमेंट की दोबारा बिक्री के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। मालिकों को सिर्फ पुराना ट्रांसफर डीड या रजिस्टर्ड सेल डीड जमा करना होगा। इस फैसले से खासकर भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों में हजारों अपार्टमेंट मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ओडिशा सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए चल रहे ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ये प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी की जा सकती है। खाद्य और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने विधानसभा में बताया कि ई-केवाईसी जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 6,83,000 से ज्यादा मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सक्रिय लाभार्थी सूची में थे। इसके अलावा 33,128 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। साथ ही केवल खोर्धा जिले में 4,000 से ज्यादा नकली कार्ड पकड़े गए। सरकार ने अपील की है कि सभी कार्ड धारक बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी पूरा करें ताकि सब्सिडी वाले खाद्य का सही लाभ योग्य परिवारों तक पहुंच सके। ओडिशा की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के लक्ष्मीबाई ने दिसंबर 5 अपने 100वें जन्मदिन से ठीक पहले एम्स भुवनेश्वर को 3.4 करोड़ रुपए का बड़ा दान दिया है। 5 दिसंबर को उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। साथ ही भारत के राष्ट्रपति ने जन्मदिन के लिए उनको शुभकामनाएं जताई। डॉक्टर लक्ष्मीबाई ने ये राशि महिलाओं में कैंसर उपचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए दी है। एम्स में इस फंड से एक स्वतंत्र गायनोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो भविष्य के विशेषज्ञ डॉक्टरों को ट्रेन करेगा और महिला कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर लक्ष्मीबाई का 50 से अधिक वर्षों का योगदान ओडिशा में सस्ते और सुलभ स्वास्थ्य सेवा से जुड़ रहा है। 5 दिसंबर 1926 को जन्मी डॉक्टर लक्ष्मीबाई एससीबी मेडिकल कॉलेज की पहली एमबीबीएस बैच 1945 की छात्रा थीं। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से डीजीओ और एमडी और अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल से एमपीएच किया। 1950 में सुंदरगढ़ से डॉक्टर के रूप में करियर शुरू करने के बाद उन्होंने 1986 में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुई। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें लेडी एमिनेंस ऑफ साउथ ओडिशा, भारत ज्योति पुरस्कार और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी सम्मान सहित कई पुरस्कार मिले हैं। उनके 4 दशकों की सेवा के लिए राष्ट्रपति ने उनकी प्रशंसा की। साथ ही महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण बताया। ओडिशा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य से 49 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया गया है। नई सरकार के आने के बाद कुल 51 बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, जिनमें से 49 को वापस भेज दिया गया है। इनमें खोर्धा से 24, कटक से 15, गंजाम से 6, कंधमाल से 3 और कोरापुट से 1 व्यक्ति शामिल था। इसी दौरान नकली पासपोर्ट बनवाकर ओडिशा में रह रहे 2 और बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ओडिशा सरकार जंक फूड के बढ़ते खतरे पर अब बड़ा कदम उठा रही है।
राज्य भर के आंगनवाड़ी, चाइल्ड केयर और घरेलू केंद्रों में अब ऑयल बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों में उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गहरे तेल में तले खाद्य पदार्थों के नुकसान बताए जाएंगे और बच्चों और परिवारों को हेल्दी खाने की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों की सेहत सुरक्षित रखना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री जगन्नाथ मंदिर पर विवादित टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा ने आखिरकार माफी मांग ली है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर गलती स्वीकार की और विवादित पॉडकास्ट वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। शुभंकर ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि अविवाहित प्रेमी युगल अगर श्री मंदिर जाते हैं तो उनका रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि मंदिर पर राधा रानी का श्राप है। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया और खासकर पुरी में तीव्र विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद शुभंकर पर कार्रवाई की मांग भी उठी। कटक के बारबाटी स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच को लेकर पूरे शहर में उत्साह अपने चरम पर है। शीतलहर भी उन्हें रोक नहीं पाई। क्रिकेट का जोश ऐसा देखा गया। स्टेडियम के बाहर गुरुवार शाम से ही हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। टिकट काउंटर के बाहर हालात इतने बिगड़ गए कि धक्का मुक्की और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस को पूरी रात भीड़ नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। शुक्रवार सुबह से शाम 6 बजे तक ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू हो गई। दर्शकों के लिए लगभग 10,000 टिकट काउंटर से बेचे गए। इससे पहले ऑफलाइन उपलब्ध 2,000 टिकट सिर्फ 35 मिनट में ही खत्म हो गए थे। सीट चौड़ीकरण के कारण बारबाटी स्टेडियम की क्षमता 45,000 से घटकर 42,000 हो गई है। गैलरी टिकट की कीमतें 700 से 1,200 रुपए तक, जबकि स्पेशल एनक्लोजर 6,000, एसी बॉक्स 8,000 और कॉर्पोरेट बॉक्स का टिकट 20,000 रुपए रखा गया है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 7 दिसंबर को दोनों टीमें भुवनेश्वर पहुंचेंगी। 8 दिसंबर को बारबाटी में अभ्यास होगा और 9 दिसंबर को मैच खेला जाएगा। ओडिशा पुलिस ने दर्शकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और मैच का आनंद शांति और अनुशासन के साथ लें। ओडिशा सरकार ने इस बार होने वाली बरगढ़ धनु यात्रा के लिए 1 करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान देने का निर्णय लिया है। यह अनुदान उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक बरगढ़ में किया जाएगा। धनु यात्रा में भाग लेने वाले लगभग 200 कलाकारों को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। इसके अलावा पूरे महोत्सव का सीधा प्रसारण LED पर्दे और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ताकि ओडिशा के बाहर भी लोग इस महोत्सव का आनंद ले सकें। संस्कृति मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अनुदान और प्रसारण संबंधी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। भारत और रूस ने हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया, जहां आतंकवाद के मुद्दे पर रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम और रूस के क्रॉक सिटी हॉल पर हुए हमलों की जड़ एक ही है। संयुक्त बयान में आतंकवाद का उल्लेख होने से पाकिस्तान में चिंता बढ़ी है। रूस ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत की कार्रवाई का समर्थन किया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों देश भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर भी काम कर रहे हैं, जहां 6 में से 3 रिएक्टर ग्रिड से जुड़ चुके हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि रूस, अमेरिका सहित कई साझेदारों के साथ शांति समाधान पर बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की यात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि 2001 में पुतिन के पहले भारत दौरे से ही रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी गई थी। दोनों देश अब रक्षा, अंतरिक्ष, हाईटेक और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस पे लगातार तीसरे दिन बड़ी ऑपरेशनल समस्या के बाद केंद्र सरकार और DGCA को हस्तक्षेप करना पड़ा। शुक्रवार को इंडिगो की 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने और एयरपोर्ट्स पर भारी अव्यवस्था के बाद DGCA ने नए क्रू रोस्टरिंग नियमों की एक महत्वपूर्ण धारा को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। नए FDTL नियमों के तहत पायलटों की साप्ताहिक छुट्टी को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया था। साथ ही रात में लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई थी। इससे इंडिगो में क्रू की भारी कमी हो गई और बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए DGCA ने पायलटों की छुट्टियों को साप्ताहिक विश्राम के रूप में गिनने पर लगी रोक हटाई और इंडिगो को अस्थायी छूट दी। DGCA ने पायलट यूनियनों से सहयोग की अपील की है, ताकि यात्रियों को और परेशानी का सामना न करना पड़े। इस संकट के कारण कई रूटों पर एयरफेयर में भी तीव्र बढ़ोतरी देखी गई। भारतीय सेना ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण दक्षिण कमांड की ब्रह्मोस यूनिट ने किया, जिसमें अंडमान और निकोबार कमांड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेना के मुताबिक मिसाइल ने अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता से भेदा और इसके सभी सिस्टम, गाइडेंस, कंट्रोल और परफॉर्मेंस शानदार तरीके से काम करते पाए गए।
इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि ब्रह्मोस यूनिट वास्तविक मिशनों के लिए पूरी तरह तैयार है। दक्षिण कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने इसे सेना की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करने वाला बड़ा कदम बताया। सेना ने कहा कि ये सफलता भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देती है। केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर अपने फैसले में बदलाव किया है। पहले सरकार ने मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया था कि ऐप को सभी स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल किया जाए, लेकिन अब इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। संचार साथी ऐप का उद्देश्य नागरिकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं से बचाना है। ऐप की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और अब तक 1.4 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इसे डाउनलोड किया है। ऐप प्रतिदिन लगभग 2000 धोखाधड़ी की घटनाओं की जानकारी देने में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की घोषणा की है। इसे अब 5.25% पर कर दिया गया है। ये कदम ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बैंक अब सस्ते दरों पर फंड उधार लेंगे, जिससे होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की EMI कम हो सकती है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुद्रास्फीति की कम दर और देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इससे ग्राहकों को नई वित्तीय साल में राहत मिलेगी और क्रेडिट खर्च आसान होगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से GDP वृद्धि को भी समर्थन मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आएगी। बुधवार को भारतीय रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपए का स्तर पार कर लिया और नया सर्वकालिक निचला स्तर 90.13 रुपए पर पहुंच गया। ट्रेड और पोर्टफोलियो प्रवाह में अनिश्चितता, साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चल रही अटकलों ने रुपए पर दबाव डाला। इस तेज गिरावट का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी पड़ा। निवेशकों की सतर्कता के चलते निफ्टी 26,000 के स्तर के नीचे चला गया, जबकि सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में लगभग 200 पॉइंट गिर गया। विश्लेषकों का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के होने से रुपए का मूल्य गिरावट रुक सकती है और इसमें सुधार की संभावना है। बुधवार को बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 85,151 पर केवल 12 पॉइंट की बढ़त के साथ और निफ्टी 26,014 पर 18 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में सुरक्षा और जीवन को लेकर लगातार चर्चा रही। 25 दिन बाद मंगलवार को उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने जेल जाकर इमरान से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इमरान खान सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें जेल में मानसिक यातना का सामना करना पड़ रहा है। उज़्मा ने कहा कि इमरान को अलग कोठरी में रखा गया है और किसी से मिलने या संपर्क की अनुमति नहीं है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि इमरान स्वस्थ हैं। इमरान खान भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनके समर्थक और विपक्षी राजनीतिक हलचलें भी लगातार जारी हैं। कोणार्क में आयोजित 36वें कोणार्क उत्सव और 15वें अंतर्राष्ट्रीय बालुकला महोत्सव का भव्य समापन राज्यपाल हरिबाबू कंभमपाटी के कर कमलों से हुआ। संध्या में ओडिसी और कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले चरण में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना आरती कर और उनके उत्कल डांस और रिसर्च अकेडमी ने त्रिपथका और नियति जैसी मनोहर रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें गंगा की पवित्रता और जीवन में नियति की भूमिका को सुंदर अभिव्यक्ति मिली। अंतिम चरण में संयुक्ता सिन्हा और उनकी डांस कंपनी ने प्रभावशाली कथक प्रस्तुतियों से शंकर और कृष्ण की दैविक ऊर्जा तथा आध्यात्मिक यात्रा को जीवंत किया। इसी बीच चंद्रभागा बीच पर चल रहे सैंड आर्ट फेस्टिवल में पुरुष कलाकारों के लिए आत्मनिर्भर भारत और महिलाओं के लिए विकसित भारत थीम पर आकर्षक रेत कला ने दर्शकों का मन जीता। समापन समारोह में राज्यपाल, राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दीप प्रज्वलित कर कलाकारों को सम्मानित किया। अभिनेत्री सामंथा रुद्रप्रभु ने सोमवार सुबह को निर्माता राज निडिमोरू से निजी समारोह में शादी की। शादी का आयोजन कोयम्बटूर स्थित ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में हुआ, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार शामिल हुए। समारोह की तस्वीरें बाद में सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की, जिसमें केवल तारीख के साथ इस खास दिन को दिखाया गया। यह जोड़ा मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हर खबर के पीछे एक सच होता है और हर सच तक पहुंचना है हमारी जिम्मेदारी। इसी के साथ लेते हैं इस हफ्ते के लिए विदा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ऑर्गस डिजिटल।